नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें अंकगणित के हिसाब से कहें तो आधी रह गई थी। ऐसा भी नहीं है कि 100 सीटें थी उसमें से 50 रह गई थी, 2 सीटें थी उसमें से 1 रह गई थी। एक सीट पर अगर 1884 या ऐसे कुछ वोट और मिल जाते तो 2 सीटें रह जाती कांग्रेस के, लेकिन नहीं रह पाई। कुछ और राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को अच्छी उम्मीदें थी और वहां पर कांग्रेस की बदहाली बहुत बुरी हुई। उनकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग कमेटियां बनाई अलग अलग राज्यों के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए कर्नाटक के एक बड़े वरिष्ठ नेता, शायद भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे, वीरप्पा मोइली, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। ऐसा कि जैसे कांग्रेस पार्टी सच में ही सत्य शोधन करना चाहती है और सच अगर मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को तो मानो उस पर तलवार ही चला देगी उसके आधार पर। ऐसे नाम है कमेटी का, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। क्या कर लेगी पार्टी फैक्ट को पाकर? पार्टी के सामने 1000 किस्म के फैक्ट पूरी ज़िंदगी से रखे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं कर पाई है पार्टी। फिर भी एक कमेटी बनाई है दिखावे के लिए, कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद दिखावे के लिए एक कमेटी तो बनाई। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां पर विधानसभा में जीतने की एक संभावना बनती थी कांग्रेस की। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। पार्टी को अपने आप को बचाने के लिए अगर ऐसा ही सत्य शोधन करना था तो विधानसभा चुनाव के पहले कर लेती। खैर, आज मैं यहाँ बात करने के लिए मौजूद हूँ। कांग्रेस की ये जो जांच कमेटी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, मोइली कमेटी, ये कल तक दिल्ली में छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं से बारी बारी से इसने बात की है। बंद कमरे में कौन नेता किससे क्या कहते हैं वो बात बाहर कैसे पहुंचती है मैं नहीं जानता, लेकिन 5 साल 5.5 साल पहले की ये बात तो सबके सामने है आज कि 2.5 साल के बंटवारे की बात तय हुई थी। मैं नहीं जानता हूँ बात कैसे बाहर निकली है। 2 ही 3 नेता थे उस समय, शायद राहुल गांधी के घर की बात थी, निकल गई थी तो अभी पता नहीं। इस कमेटी के 3 लोगों की तस्वीरें मुझको दिख रही है। एक वीरप्पा मोइली हैं कर्नाटक के, एक हरीश चौधरी हैं जी, हरीश चौधरी हैं और एक सचिन पायलट हैं। ये 3 लोग बैठे थे इस कमेटी में। भूपेश बघेल से बातचीत चल रही है। ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, इसको दिखाएंगे भी हम आपको इसमें। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि जांच का पाखंड कहूँ क्या इसको, कि जांच का ये पाखंड, जांच का ये दिखावा या सचमुच की जांच, पता नहीं कोई कार्रवाई होगी कि नहीं। तो जांच का ये दिखावा कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, 1-2 दिन में शायद रिपोर्ट सबमिट होगी, कहा जा रहा है ऐसा। क्या मतलब निकलते हैं इसके? हमारे अखबार के, छत्तीसगढ़ अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी, जिनके साथ जब भी राजनीतिक विश्लेषण होता है हम दोनों का यहाँ बैठकर, उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जुटते हैं यूट्यूब पर। कई लोग लिखते भी हैं बीच बीच में। मेरे वीडियो एडिटर अभी बता रहे थे यूट्यूब पे लिखते हैं कि शशांक तिवारी जी से इस बारे में बात की जाए। मैं उनसे पूछ नहीं पाया हूँ अभी कि ऐसा लिखने वाले लोगों का नाम क्या है, क्यों पूछते हैं वो लोग ऐसा। शशांक जी, 4 जून को रिजल्ट आ गए थे लोकसभा के। जी, उसके बाद जब भी पार्टी ने कमेटी बनाई, जी, आप ही ने बताया अभी जून के आखिरी हफ्ते में यहाँ आए थे वो। जी, 1.5 महीना करीब करीब हो रहा है। जी, 1.5 महीने में अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई है। कुल 11 सीटों को देखना था उनको। जी, 11 में से 9 तो पहले से हारे हुए थे, जी, 2 उनके पास थी। जी। ऐसा कितनी जांच हो रही है? कोई फोरेंसिक टीम वगैरह लेके आई थी क्या कांग्रेस पार्टी? दिक्कत ये है कि सबसे पहली बात तो ये कर दूं कि वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी ये 2 आए हुए थे, जांच कमेटी बनाई थी, अलग अलग राज्यों के लिए बनी हुई थी। उसमें से छत्तीसगढ़ भी है, हाँ, जहां उनको लगता था लोकसभा चुनाव में हाँ, 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, हाँ, लेकिन हुआ वैसा नहीं। एकमात्र सीट ही मिल पाई हाँ, कोरबा की। अब ये टीम आई
जून के आखिरी हफ्ते में हाँ 3 दिन रुकी। और इसमें सभी संभागों में इनको जाना था। हाँ वीरप्पा मोइली जी रायपुर आए, मीटिंग किए, दूसरे दिन गए बिलासपुर। हाँ। और बिलासपुर से वो जल्दी दिल्ली चले गए। हाँ लेकिन हरीश चौधरी जो दूसरे सदस्य हैं, हाँ। राजस्थान सरकार में पहले मंत्री रहे हाँ और AICC के सचिव भी हैं, वो सभी संभागों में सभी संभागों का मतलब ये है कि वो कांकेर भी गए थे, बिलासपुर राजनांदगांव गए और रायपुर में रह के सबसे 1-to-1 चर्चा करने के बाद रिपोर्ट दे दी। अच्छा। अब इसमें यह हुआ कि रिपोर्ट उम्मीद थी कि 3-4 दिन में बन जाएगी, हो जाएगी, रिपोर्ट सबमिट कर दिए होंगे। लेकिन जब TS सिंहदेव बीच में दिल्ली गए तो पता चला कि रिपोर्ट ही नहीं मिली है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कुछ तय करेंगे पार्टी आगे किस लाइन में जाना चाहती है, किस दिशा में जाना चाहती है। कांग्रेस तय करती है क्या किसी रिपोर्ट के आधार पर? कुछ अभी तक तो रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। और पहले भी 2003 में सरकार थी और हार गई थी, तो जोगी जी उस समय सस्पेंड हुए थे, दूसरे कारण से सस्पेंड हुए थे। क्रिमिनल केस था जिसके कारण, और सोनिया गांधी का नाम ले लिया था जोगी ने जी। शायद राज्यपाल को जो चिट्ठी लिख के दी थी जी, उसमें उन्होंने लिखा था इसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति है जी। तो वो क्रिमिनल केस में सोनिया गांधी का नाम फंसने जा रहा था। तो कोई हार वार के कारण सस्पेंड नहीं हुए थे। हाँ। लेकिन 6 महीने के भीतर उनको लोकसभा भी लड़ाया गया। हाँ। तो आप पार्टी में वापस भी हो गई। हाँ। और लोकसभा भी लड़ाए, सांसद रहे, जब तक रहे वो पावरफुल रहे भी, जब तक रहे पावरफुल रहे, पूरे पावर का उपयोग पार्टी को तबाह करने में करते रहे और पार्टी दिल्ली में बैठ के अनगिनत शिकायतें हुई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार भी जो जांच मैं यानी बहुत ओछी बात करने पे भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन जो चर्चा रहती थी वो ये रहती थी जी कि जोगी को सोनिया गांधी के पास बचाने में जी चर्च की भूमिका रहती है, ऐसी चर्चा रहती थी। आपने भी सुनी थी? जी बिल्कुल, बहुत सारी चर्चाएं थी, उनमें से एक चर्चा ये भी थी। लेकिन असली वजह ये भी रही थी कि सोनिया गांधी को उस समय जबकि श्यामा चरण जी थे, मोतीलाल जी थे, विद्याचरण जी भी थे, और लेकिन वो कुछ समय बाद अलग हो गए थे। लेकिन विद्याचरण जी से थोड़ा नाराजगी, नफरत के स्तर तक रही है सोनिया गांधी की। वो पुराना नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, विद्याचरण संसदीय कार्य मंत्री थे जी। संसद के अपने कमरे में पत्रकारों को इकट्ठा करके वो बोफोर्स के मामले को छेड़ते थे, उकसाते थे पत्रकारों को। तो वो सोनिया के खिलाफ नरसिम्हा राव की तरफ से एक अभियान चलाते थे, ऐसी चर्चा थी। कोई सबूत तो रहते नहीं है राजनीतिक साजिशों के सोनिया गांधी के खिलाफ। हाँ, सोनिया गांधी के, और राजीव गांधी चूंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे बोफोर्स की वजह से, तो वो इनको परेशान करने के लिए विद्याचरण कुछ ऐसा शिगुफा करते थे। देखिए, उस समय की स्थिति दूसरी थी, जो मुझे ध्यान आ रहा है। उस समय ये था कि नरसिम्हा राव को पूर्ण बहुमत तो थे नहीं, मिला नहीं था नरसिम्हा राव सरकार के पास। और जो उस समय जो स्थिति ये थी कि बाबरी मस्जिद कांड और हर्षद मेहता कांड के बाद उनकी स्थिति पार्टी के भीतर बहुत कमजोर हो गई थी। राजीव समर्थक सांसद थोड़ा सा भारी पड़ रहे थे। तो ये शिगुफा चलाया था विद्याचरण जी ने। और विद्याचरण जी के बड़े अपने मधुर संबंध थे, चंद्रशेखर, इंद्रजीत गुप्ता जैसे बड़े, जॉर्ज फर्नांडिस, तो इन्होंने बड़े हाथों हाथ लिया था और बड़े पार्टी के लिए उठाया था। तो ये खैर वो पुरानी बात है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था कि कुल मिला वही स्थिति भूपेश सरकार के जाने के बाद उसी तरह की वैसी ही शिकायत उन्हीं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से पहले जयसिंह अग्रवाल कह चुके हैं, और भी मंत्री कह चुके हैं। और फिर भी एक कमेटी विधानसभा चुनाव के हारने के बाद तो नहीं आई। मैं उसी बात को लेकर शशांक हैरान होता हूं कि इस लोकसभा चुनाव की बुनियाद जो है, फाउंडेशन, वो तो विधानसभा चुनाव था। जिस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अति बहुमत की सरकार, जो 5.5 साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीट मिल सकती है कांग्रेस को, उतनी सीट से जो भूपेश सरकार बनी थी, वो भूपेश सरकार पूरी की पूरी मटियामेट हो गई और कुछ 34-35 सीटों पे आके टिक गई थी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में। ऐसा ही था।
तो जो जांच जो होनी थी ये जांच तो उस समय होनी चाहिए थी कि विधानसभा में ये दुर्गति क्यों हुई जी कि सत्ता चली गई, सरकार चली गई, जी लोकसभा की सीट 2 से 1 हो गई, जी, तो इससे लोकसभा में पार्टी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। न इसका कोई प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा कुछ फर्क पड़ा, न कुछ हुआ। जी वो तो दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा सीटें पा गई कांग्रेस पार्टी, जी और राहुल गांधी को वहाँ नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया। जी लेकिन छत्तीसगढ़ की 2 सीटें घट के 1 हो गई, इसके ऊपर जांच कमेटी बन गई जी और पूरी की पूरी सत्ता चली गई, जी जिसको लेके कई तरह की अप्रिय चर्चाएं थी जी कि पार्टी के ही लोगों ने हराया है और संगठन और सत्ता इनमें से कुछ लोगों की ये साजिशें रही जी विधायक उम्मीदवारों को, विधानसभा उम्मीदवारों को हराने की। जी, उसके ऊपर कोई जांच की बात नहीं हुई। जी नहीं हुई ना, कोई भी नहीं, जांच कोई की बात बात नहीं हुई। देखिए, मैं इससे पहले भी बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुल मिला के हम हार के लिए किसी उसको मतलब जो समझ में आता है, कुछ हद तक पार्टी हाईकमान भी जिम्मेदार रहा। जैसे 2.5 साल का एपिसोड हुआ और एपिसोड के बाद सीधे 52-55 विधायक सीधे जाके दिल्ली चले गए। बिल्कुल। तो उसके बाद से हाईकमान शायद कांग्रेस के इतिहास की वो दिल्ली में होने वाली सबसे बड़ी बगावत थी। पहली बगावत थी, उस पहली तरह का बगावत थी, उतनी बड़ी। इतने तो ये सचिन पायलट जो इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ के, जिनका एक नौजवान चेहरा मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है जी भूपेश के साथ बैठक में, तो सचिन पायलट ने भी जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत की थी और विधायक लेके ये जाके शायद हरियाणा के किसी रिसॉर्ट में इन्होंने डेरा डाला था। जी, भाजपा राज था हरियाणा में जी, वहीं सुरक्षित थे ये लोग, बागी कांग्रेसी विधायक। लेकिन ये भी एआईसीसी आके इन्होंने ये नहीं कहा था कि कहाँ है वेणुगोपाल, बुलाओ जी, बात करो। जी, और वेणुगोपाल पहुंचे नहीं पार्टी मुख्यालय, बाहर रहे कि कौन इतने एमएलएस का सामना करे। ऐसे ही था कुछ माहौल उस दिन का। जी, उसी तरह का माहौल था। और देखिए क्या होता है, दिल्ली जब कमजोर होती है, सत्ता में नहीं रहती, तो क्षेत्रीय छत्र पावरफुल रहते ही हैं। जैसे अशोक गहलोत भी रहे, वो हम सचिन पायलट को नहीं कहा जाए, हम अशोक गहलोत को भी कहें। एक वक्त पे अशोक गहलोत ने तेवर दिखाए थे। हाँ, तो ये अलग अलग राज्यों में ये होते रहा है। और विधानसभा चुनाव के समय थोड़ी सी जहाँ दिल्ली में सरकार नहीं रहती, तो एक तरह के बाहर जो चर्चा आती है कि चुनावी चंदे के लिए, पार्टी चंदे के लिए गिने चुने जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर निर्भर करती है, उनको एटीएम जैसा इस्तेमाल करती है, ऐसा प्रचारित है, चर्चा में रहती है, बात आती भी जाती है। आपको याद होगा, लेकिन जमीन तो सूर्यकांत तिवारी ने अपने परिवार के नाम पे खरीदी थी, पार्टी फंड में तो नहीं दिया पैसा। देखिए, रामगोपाल अग्रवाल जी तो के नाम अभी तक तो आया नहीं है, आया भी है इस मामले में। क्यों नहीं आया है? फरार है, फरार है, आया हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कोषाध्यक्ष फरार हैं। मैं इस पर ये कह रहा हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अजीत जोगी थे तो भी उस समय ये बात आती थी। आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा। महाराष्ट्र का एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। उस समय विलास राव देशमुख मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नहीं, उस समय नहीं थे, उसके पहले एक बात है। बाद में एक बार सरकार बनी, तब थे। उस समय तो प्रभारी थे। तो ऐसा ही कुछ चंदे वंदे को लेके किसी अखबार में खबर भी छपी। विलास राव देशमुख जी ने कह दिया, अब आप तो मेरी कुर्सी में बैठ जाओ। वोरा जी को। इस तरह का, मतलब कुल मिला के इतना दबाव भी रहता है। ऐसा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ, इससे ज्यादा उगाही आप ही कर सकोगे। इस तरह की बातें कहीं चर्चा में रहती है। तो कुछ हद तक बातें इनको, लेकिन अभी तो जो ईडी के जो जानकारी मैं कोर्ट में देखता हूँ कि अगर सौम्या के परिवार के नाम पे ज़मीनें खरीदी गई हैं, रानू साहू के परिवार के नाम पे ज़मीनें खरीदी गई हैं, समीर बिश्नोई और उसकी पत्नी के नाम पे करोड़ों की ज़मीन खरीदी गई है, सूर्यकांत का तो पता नहीं कितना 100-150 करोड़ है कि 50 है, कितना है मुझको नहीं मालूम। उसका तो पूरा परिवार जो है, घर का एक एक सदस्य निजी हैसियत में ज़मींदार हो गया है। ऐसा हो गई है ऐसा। तो ये
पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा हो ऐसा तो मुझको नहीं लग रहा है। ये तो मुझको लग रहा है बड़े पैमाने पे निजी भी इकट्ठा हुआ था। देखिए, जो इकट्ठा करता है तो ये बात सामने आ जाती है कि कुछ अपने लिए भी बना लेते होंगे, ऐसी बात चर्चा में रहती है। खास जांच एजेंसियां तो है ही, देख ही रहे हैं। कल परसों का आपने देखा है क्या, ईडी ने अदालत में कहा है जी कि अनवर ढेबर जो है जी वही असली आबकारी मंत्री था, छत्तीसगढ़ का जी। वही चलाता था पूरे जी। विभाग को। ईडी का तो ये आरोप है, ईडी ने ये बात कही है। और अभी तो जांच चल रही है, तो कुल मिला के यही नहीं तो है। कवासी लखमा जो है जहाँ पे फाइलों पे मंत्री के दस्तखत लगने थे, बिना जी पढ़ना नहीं जानते हैं शायद वो ठीक से, जी लेकिन वो दस्तखत उन फाइलों पे उनसे करवा लेते थे। जी और मुझको जो पता लगा है जी कि जो इंडियन टेलीकॉम सर्विस का एक कोई अफसर है त्रिपाठी, अरुण पति त्रिपाठी, जो अभी जेल में बंद है इसी दारू केस में, जी ये दारू वाले विभाग में कुछ देख रहा था जी काम वगैरह। जी कुछ झारखंड का सलाहकार भी हो गया था, वहाँ भी कांग्रेस के भागीदारी की सरकार है। जी तो झारखंड परेशान था कि इतना पैसा तो हमारे यहाँ नहीं आ पा रहा है जी उगाही में। जी तो अरुणपति त्रिपाठी को वहाँ शायद 1 करोड़ रुपया फीस दे के सलाहकार बनाया गया था, ऐसा कुछ चर्चा सुन रहा हूँ मैं। जी। तो देखिए, तो ये कुल मिला के ये आपको अंदाज पहले था क्या कि अनवर ढेबर ही मंत्री था आबकारी का? देखिए, ये भाजपा और दूसरे लोग सार्वजनिक तौर पे ये आरोप लगा चुके हैं। हाँ। तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हाँ। जो ईडी सार्वजनिक रूप से चर्चा में रही है, ये बात तो है कुछ हद तक। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के ही एक मंत्री जय सिंह अग्रवाल और खुलकर इस बात को कह चुके हैं कि पिछले सरकार की मुखिया के सीधे कि गलत नीतियों और तानाशाही रवैयों के कारण हम हारे हैं। और चुन चुन के ऐसे ये जब विधानसभा का चुनाव इन तमाम विवादों के बीच, जी ऐसे अदालती मामलों और जांच एजेंसियों के आरोपों के बीच, जी अगर ये इस तरह से हारे थे चुनाव, जी उसकी जांच क्यों नहीं करवाई कांग्रेस पार्टी ने? आप तो मिलते रहते हो नेताओं से, किसी से आपने पूछा क्या कि ये जांच का पाखंड लोकसभा के लिए क्यों कर रहे हैं, जिसमें न सरकार बनना था न बिगड़ना था, और जिसमें सरकार पूरी गिर गई? जी और जो आप ही कह रहे हो कि हाईकमान जिम्मेदार है, जी। तो क्यों नहीं जांच हुई विधानसभा चुनाव की नतीजों की? नहीं, देखिए, जांच करने का क्या बात वहीं पे आ रही है कि जो चुनावी चंदे और दूसरी चीजें, उसमें गिने चुने मुख्यमंत्री थे, तो भूपेश बघेल बहुत ताकतवर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना भी है, पार्टी के लोगों का, कि इस वजह से भी थोड़ा सा जांच वांच से परहेज करते रहे। हाँ। और तो अब क्या कर लेंगे? अब क्या कर लेंगे? ये लोकसभा का जो ये पाखंड चल रहा है जांच का जी, इसमें भूपेश बघेल के खिलाफ मान लीजिए लोगों ने कहा होगा, जी। तो कांग्रेस पार्टी की इतनी ताकत है क्या भूपेश बघेल पे कोई कार्रवाई कर सकें? इतना पैसा पाए हुए हैं भूपेश। सच बात तो ये है, देखिए कि भूपेश बघेल से इतना पैसा पाई हुई है कांग्रेस पार्टी, जी एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है छत्तीसगढ़ को। जी। भूपेश के लोगों ने पैसा खुद बनाया होगा, मैं उसमें एतराज़ नहीं करता, वो तो ईडी साबित कर रहा है कोर्ट में, ईडी जाने कोर्ट जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कम पैसा थोड़ी बनाया है यहाँ से जी। तो इतना पैसा खाने वाली पार्टी भूपेश बघेल पे क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, कार्रवाई की बात तो आ ही नहीं रही है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को अब आगे कैसे किस दिशा में लिया जाए, ये इस बात आ रही है। वो तो कार्रवाई वाले पिक्चर, अगर कार्रवाई की बात होती, कार्रवाई करना होता या साइडलाइन करना होता तो लोकसभा नहीं लड़ाती। वो अपनी पसंद की टिकट लिए हैं, और ना सिर्फ वो लिए हैं बल्कि अपने जो जैसा चलाना था वो चलाए हैं। दुर्ग में अपनी पसंद लोगों को दिलाए हैं। आपने दुर्ग उनकी अपनी पसंद से ताम्रध्वज को नहीं दिलाना था दुर्ग से, तो उसको रोकवाए हैं। हाँ, सभी चीज अपने मन से किए हैं। अच्छा, पार्टी को आज भी उनके एक बड़ा वर्ग ये भी है दिल्ली में जो ये मानता है कि सबसे ज़्यादा आक्रामक मुद्दा पिछड़ा वर्ग का चेहरा प्रमुखता से यही उठाते हैं मोदी के खिलाफ। तो इसलिए थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज करके चल रही है। और जिस हिसाब से कल ही मैं देख रहा था, तो ये जांच का हासिल क्या होगा? यानी
मुर्गी को अंडा देने की सजा दे देंगे, कोई एक हाथ पोल्ट्री फार्म में जाके, ऐसा अब देखिए, होगा? मुझे ये जो समझ में आ रहा है कि जांच का क्या होगा, जो सबसे पहले तो जांच का पहले ये है कि सबसे पहले संगठन में ये तो बरी हो गए दीपक बैच, इनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही किसी तरह की। क्यों इनको ऐसा दूध भात जैसा कंसेशन मिल रहा है बच्चों को खेल में, जैसे जी, दूध भात मामला भूपेश समर्थक और विरोधियों तक की बीच में रह गई, तो इसलिए संगठन कुल मिला के ये कहना चाह रहा था कि लोगों का और पार्टी के लोगों का, दिल्ली का ही यह मानना था कि संगठन और सरकार दोनों ही भूपेश बघेल चला रहे थे, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हटने हटाने की बात हार के बाद दीपक बैच के चली, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। और ऐसी चर्चा है कि शायद नगरीय निकाय चुनाव तक भी वो कंटिन्यू करते रहे। पार्टी का दिल नहीं भर रहा है जी, हारने से। जी, एक बार और सारे चुनाव हारना चाहती है छत्तीसगढ़ के, ऐसे लगता है। जी, अब जो समझ में आ रहा है, जो अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि मैं इस पर से दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो चुन के प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था, जिसमें टी.एस. सिंहदेव हैं, महंत जी तो अमेरिका में हैं, शायद आज पहुँच जाएं तो उनकी बात हो जाए, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू, दीपक बैच और टी.एस. सिंहदेव, यही नेता हैं। और लेकिन जो लोकसभा के कैंडिडेट हारे हैं जी, उनसे भी तो कमेटी ने बात की होगी कि तुम क्यों हारे? नहीं, सबसे बात हुई है। सबसे बात हुई सरगुजा से, शशि सिंह से बात हुई। शशि सिंह ने तो टी.एस. सिंहदेव को नाम छोड़ के बाकी सबका नाम दिया कि प्रदेश के जिले के सभी बड़े नेता ताकतवर, उनकी वजह से मैं चुनाव हारी हूँ। तो उनमें अमरजीत भगत भी आ जाते हैं, प्रेमसाय सिंह भी आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये एक बड़े नेताओं ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। टी.एस. सिंहदेव के बारे में मैं जानता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं कहा है टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ। जी, टी.एस. सिंहदेव की पत्नी कैंसर के इलाज से गुजर रही थी मुंबई में, उस वक्त भी उन्होंने 3 दिन वहां पर प्रचार किया था। जी, और इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम जी, शशि सिंह को दी थी चुनाव लड़ने के लिए अपने निजी पैसों में से। जी, कहीं से चंदा उगाही करके नहीं दी थी। जी, रकम का यहाँ बोलना ठीक नहीं है, चुनाव आयोग में कुछ लोग सुनते हैं हमारा प्रोग्राम, तो मैं रकम नहीं बोलता यहाँ पे, लेकिन एक बड़ी रकम उन्होंने दी थी। आपको अंदाज है ना टी.एस. सिंहदेव की आर्थिक ताकत का? जी, जी, कुछ 600 साढ़े 600 करोड़ के असामी हैं वो। जी, जी, तो उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से ही शशि सिंह की मदद की थी। तो इसलिए उनके खिलाफ शशि सिंह को कोई शिकायत नहीं हो सकती, जिसकी पत्नी अस्पताल में है, आखिरी दिन गुजार रही हैं। जी, उन्होंने 3 दिन यहाँ दिए थे टी.एस. सिंहदेव ने। जी, और टी.एस. सिंहदेव ने किसी को हरवाया हो ऐसा मैंने नहीं सुना है। जी, सुना है क्या नहीं, आपने? देखिए क्या है, जब उनको ज़्यादातर सरगुजा संभाग से ज़्यादा मतलब रहता है। अब मुझे याद आ रहा है कि जोगी जी के समय जोगी जी बगल की सीट सीतापुर के प्रोफेसर गोपाल राम को टिकट दिलाना चाहते थे, आपको याद होगा। अब उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कह दिए थे कि मैं प्रोफेसर गोपाल राम का समर्थन किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। तो मजबूरन प्रोफेसर गोपाल राम को टिकट काटनी पड़ी और अमरजीत भगत को टिकट देनी पड़ी, जो कि पहले उनके जुड़े रहे, बाद में जो भूपेश बघेल के एकदम ही करीबी हो गए। पहले हम जोगी जी के करीबी थे। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति रही, तो वो सार्वजनिक जो भी बात है वो खुलकर बोलने वाले आदमी मानते जाते थे। दूसरी चीज़ ये है कि नांदगांव से जहाँ लड़े, बड़े रोचक बात है, नांदगांव से वहाँ जिला प्रदेश और प्रमुख पदाधिकारी जो लाल बत्तीधारी भी थे भूपेश सरकार के, उन्होंने बाकायदा हरीश चौधरी को लिख के दिया, मौखिक रूप से भी कहा, और ये कहा कि भाई हमारे यहाँ कैंडिडेट कमज़ोर था, मतलब भूपेश बघेल को। नांदगांव के जो सरकार के उपकृत संगठन के लोग भी लाल बत्तीधारी थे, उन्होंने लिख के दिया कि हमारे यहाँ का कैंडिडेट, जिसका मतलब है भूपेश बघेल, वो कमजोर कैंडिडेट था। इस मायने में उन्होंने कहा कि भाजपा के 11 सीटों में से सबसे कमजोर सीट थी भाजपा के लिहाज से, वो थी नांदगांव के पीछे तर्क ये दिया जा रहा था क्योंकि सांसद थे, मौजूदा सांसद थे संतोष पांडे,
3 साल कोरोना की वजह से ये कोई निकल काम नहीं पाए, वो निकल नहीं पाए। बहुत जगह पोस्टर बैनर छपा भी कि एक आए गए नहीं, तो सक्रियता को लेकर रही बात। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल को कैंडिडेट दिया गया, उसको घोषित किया, उत्साह कांग्रेस में ने, आ गई थी बीजेपी, पार्टी एकजुट हो गई। और यहाँ सार्वजनिक तौर पे सुरेंद्र दास वैष्णव ने सबसे पहले मोर्चा खोला, जो जिला जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मंच से भूपेश मौजूद थे मंच पे, और वहीं पे कहा उन्होंने। और एक तरह से पार्टी से अलग भी हुए। तो कुल मिला के एक माहौल उनके खिलाफ चला गया। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं उनके साथ नहीं दिखे। बाहर से लोग दुर्ग से, भिलाई से, जो उनके समर्थक है, अलग अलग जगहों से आके उन्होंने मोर्चा संभाला था। लेकिन लोकल कार्यकर्ताओं का सपोर्ट नहीं मिलने से चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भूपेश बघेल ने क्या कहा होगा इस जांच कमेटी को? मुझको ये दिख रहा है इसमें समाचार में, ये समाचार में जो फोटो है हमारे ही वेबसाइट पे है, मैं इसको देख रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज को। तो हरीश चौधरी जो हैं ये एकदम ही उत्सुकता के साथ ऐसे बैठे हुए हैं कि क्या बोल रहे हैं भूपेश जी। वीरप्पा मोइली इसमें मुझको हक्का बक्का दिख रहे हैं, हक्का बक्का, कि ये क्या बोल रहे हैं भूपेश जी, ऐसा इनका एक्सप्रेशन दिख रहा है। सचिन पायलट जो हैं वो हाथ बांधे हुए एकदम पुलिसिया अंदाज में अकड़े हुए ऐसे बैठे हैं कि आईजी साहब कुछ बोल रहे हैं और सिपाही साहब उसको सुन रहे हैं। अब देखना फोटो को, इसको बड़ी दिलचस्प फोटो है ये। और भूपेश बघेल आराम से कुर्सी में पीछे टिक कर बैठे हैं और बड़े इत्मीनान से उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं ठीक से अंदाज लगा पाऊँ तो एकदम ही आत्मविश्वास से भरी हुई है इनकी बॉडी लैंग्वेज। इतना आत्मविश्वास तो मुझको वीरप्पा मोइली का अपने खुद के ऊपर नहीं दिख रहा है। उनको समझ नहीं पड़ रहा है कि हम लोग जांच रिपोर्ट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और भूपेश बघेल उन लोगों के सामने साबित कर रहे हैं जिसको भी गुनहगार साबित करना चाहते होंगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है भूपेश बघेल की, ये उनको एक बड़ा योद्धा बता रही है पार्टी के भीतर भी। देखिए, योद्धा है भी, बता नहीं रही है भी। जब आपको याद होगा AICC सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, तो वहाँ उनकी और प्रदेश प्रभारी थी उस समय शैलजा, उनके बीच में विवाद भी हुआ था। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कुछ बिंदुओं को लेकर। कुल मिला के इनको हस्तक्षेप करना पड़ गया था KC वेणुगोपाल को। तो अलग अलग समय में उन्होंने वो अपने तेवर दिखा देते हैं। ये दबने और बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, जैसी भी रही हो, वो शायद इसी वजह से पसंद भी करते हैं पार्टी उनको कि मोदी के खिलाफ अकेले बोलने वाले यही नेता हैं। मेरे को थोड़ा सा भूपेश के लिए आपके मन में हमदर्दी दिख रही है। मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा आपकी बातों में थोड़ा सा उनके लिए हमदर्दी मेरे मुकाबले ज़्यादा दिख रही है। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, जो है वो फैक्ट है। अच्छा। कि अभी भी देखिए आप, मुख्यमंत्री और भी थे, जैसे रेवंत रेड्डी हो या अशोक गहलोत, दिल्ली के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ बोलने वाले शायद आपने बहुत कम सुना होगा। इन दोनों के जो बयान ये तो है भूपेश बघेल के रहते थे, आज भी और किसी दूसरे के जो सबसे ज़्यादा तीखा बयान रहता था वो भूपेश बघेल का, कांग्रेस की तरफ से। जबकि जितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल एजेंसीज के मामले जो हैं वो भूपेश बघेल झेल रहे थे। सबसे ज़्यादा खतरे में ये हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखर ये हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, बयान देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये पार्टी क्या करेगी इस रिपोर्ट में? क्या आपको अंदाज है इस रिपोर्ट में क्या साबित होगा? जो मुझे समझ में आ रहा है, ये रिपोर्ट कुल मिला के ये है कि जो भी रिपोर्ट ये दें उसमें भूपेश बघेल का क्या उपयोग करना है ये देखना है। तो मुझे ऐसा अंदाज है कि उनकी उपयोगिता AICC में रहेगी, ऐसा लगता है। ऐसा जी। ये जो आप बोल रहे हो, मुझको इस रिपोर्ट का कोई भी अंदाज नहीं दूसरा है। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो सकता है अभी हो या नगरीय निकाय चुनाव के बाद TS सिंहदेव आ जाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि TS सिंहदेव के लिए हो सकता है भूपेश बघेल भी सहमत हो जाए।
आपको ध्यान है, एक संवाददाता मुझसे बात करने आई थी, उसमें मैंने कहा था जी कि पार्टी को कोई क्षेत्र, जाति, धर्म इन सब को छोड़कर जी टीएस सिंहदेव को अध्यक्ष बनाना चाहिए। जी वही एक व्यक्ति है जो यहाँ शायद सब लोगों को एक कर सकता है। कर सकते हैं। पार्टी के भीतर उनके लिए हमदर्दी है कि उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने नहीं मिला। नहीं। मुझको उम्मीद है कि चाहे पैसा जितना भी मिला हो कांग्रेस को दिल्ली में भूपेश बघेल से, जी उनके मन में भी अब तो पैसे का सिलसिला खत्म हो गया है। जी तो अब शायद कुछ मानवीय संवेदना दिल्ली की जागे जी और उनको लगे कि टीएस सिंहदेव के साथ 2.5 साल हमने बेइंसाफी की है, जी जो इनको हक नहीं दिला पाए, जी तो वो भी इनको बनाना चाहें। जी दूसरा, आपको ध्यान होगा पिछले 5 साल में जब जब टीएस सिंहदेव को कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो अपने खर्च से हेलीकॉप्टर में इन्होंने दौरा कर लिया, चले गए, ऐसा खर्च भी करते वो हैं। उससे भी ज़्यादा अलग हाँ। बात बता रहा हूँ। जो उनका सरकारी निवास था, हाँ वहाँ अपने पैसे से, मतलब मुझे मालूम है कि कितना खर्च हुआ है। हाँ वो अलग से ही, चूँकि सरकार में अब PW के पास भेजने की जरूरत नहीं, उनको ठीक से करने के लिए अपना खर्च अपने संसाधनों से ठीक करवाया है। हाँ, वहाँ जहाँ- फाइनेंस की मंजूरी नहीं मिल पाई थी, नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने अपने खर्च से उसका रिनोवेशन और साज सज्जा, साज सज्जा, काफी बड़ा खर्च था, हाँ, वो अपने खुद के पैसे से खुद दिया, के अपने पैसे। जेब से दिया बिल्कुल। था। वो वित्त मंत्री कौन थे उस समय जो मंजूर नहीं हुई था वहाँ? नहीं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पास ही था ना, अच्छा, वित्त विभाग भूपेश ही वित्त मंत्री थे, लेकिन जय ने बीरू के मकान में खपरेल बदलने के लिए पैसा नहीं दिया। उसमें अक्सर मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, टीएस सिंहदेव बड़े उदार दिल के व्यक्ति हैं। हाँ और बहुत ज़्यादा परवाह भी नहीं करते। वो आप तो बता रहे हैं कि वित्त विभाग तक भेजा गया था, शायद ये बाद में उसको भी मना कर दिए कि वहाँ भेजने की जरूरत नहीं, मैं अपने पैसे हाँ, से करा ऐसा दूँ। ही हुआ ये था। हुआ। आपकी जानकारी एकदम ठीक है। तो वो वहाँ तक भी नहीं चाहने, और बहुत सारे मामलों में अभी समस्या ये भी आएगी कि पार्टी फंड जो आगे चलाना है, कर्मचारियों को तनख्वाह देना, बिजली बिल के लिए बार बार नोटिस चली जाती है। वो एक कोषाध्यक्ष हैं या थे ना कांग्रेस पार्टी के, जी, रामगोपाल अग्रवाल, जी। उनके पास रुपया पैसा होगा ना अब पार्टी का। बिल्कुल होगा या होना चाहिए। ईडी ने कुछ कहा है कि 52 करोड़ रुपया उनके पास गया है, वो तो प्रेस नोट में उन्होंने लिखा है, कहा है ना, 52 करोड़ ही कुछ है ना। 52 करोड़ रुपए। हाँ जी, लेकिन अभी तक वो फरार हैं। नहीं, तो पैसे सहित फरार हैं कि पैसे रहित फरार हैं, कैसे हैं? देखिए, अभी जब आएंगे ईडी के सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। हाँ लेकिन ये है कि ऐसे राजीव भवन में हाँ उनका कमरा अभी भी सुरक्षित है। अच्छा। हाँ, उनको किसी का अलर्ट नहीं किया गया है। हाँ तो आज भी वो कोषाध्यक्ष पद पर हैं। हाँ, अरे जिसके पास इतना पैसा रहेगा उसको हटा के पद से पार्टी डुबाएगी थोड़ी, इतना पैसा। जी कांग्रेस पार्टी समझदार है, पुरानी घाघ पार्टी है, जी वो जानती है कोषाध्यक्ष। लेकिन मैं आमतौर पे ये सुनते आ रहा था, आप बतलाना ये बात सही है कि नहीं। मोतीलाल वोरा इतने बरस तक रहे, जी मैं उनके घर जाता था, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष जी यूपीए की 10 साल की सरकार के दौरान थे। जी मैं उनके घर गया था दिवाली पे दुर्ग में, जी प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी, जी जो मोल्डेड चेयर रहती है ना, जो हमारे यहाँ नीचे चौकीदार जिस पे बैठता है, जी ऐसी कुर्सियाँ थी बैठने के लिए। और केवल एक लकड़ी का सोफा था जो मैं 40 साल से उनके घर पे देखते आ रहा हूँ। तो मोतीलाल वोरा के बारे में लोग आमतौर पे मानते थे कि कांग्रेस पार्टी को कोषाध्यक्ष ईमानदार मिलते हैं, जी ऐसा मानते थे। जी। फिर ये छत्तीसगढ़ में क्या हो गया है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ की बात करो, छत्तीसगढ़ में भी कुछ अच्छे ईमानदार रहे। इंदर चंद जैन, हाँ जिनके रहे हैं, हाँ। अभी जानते हैं, बहुत अच्छे हाँ, बहुत से, आपके अच्छे से, करीबी बहुत करीब। अच्छे से। उन पर भी आंख बंद करके भरोसा करती हाँ, थी पार्टी। हाँ। तो एक दो यहाँ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है। हाँ। मोतीलाल वोरा के बारे में मैं तो बता दूं आपको, वो इतने पावरफुल थे, कभी वो शो नहीं किए कि कितने पावरफुल है, क्या हैसियत थी। हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार सीएम बने, हाँ, तो बहुत हद तक मोतीलाल वोरा की वजह से बने थे। वोरा जी का बहुत और वजन ना था। उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पे एहसास कराया, ना हुड्डा जी ने, मतलब कहीं किसी फोरम में नहीं कहा। तो मैं एक बार 2002 या 3 में मेरे AICC जाना भी हुआ, तो खुद हमारे 2-3 साथी भी थे, पूरे AIC दफ्तर को घुमाए। हाँ। तो देख रहा था बाहर जो बैठने वाले एक से एक दिग्गज बैठे हुए हाँ। थे। तो ये उनमें एक अलग ही विशेषता थी। हाँ हाँ,
यानी मैं अभी 52 करोड़ रुपया और कोषाध्यक्ष दोनों एक साथ गायब हैं। जी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, गांव में जैसे कोई एक गांव का आदमी गायब हो जाता है, बालिग लड़का और एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है, तो लोग रिश्ता जोड़ते हैं दोनों चीज़ों का। अब मैं रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष जैसे गायब हैं और 52 करोड़ रुपया ईडी का कहना है कि मिला था, तो पार्टी का चुनाव में तो ऐसा 52 करोड़ खर्च होने का मुझको दिख नहीं रहा है कोई। तो पैसा और वो दोनों गायब हैं क्या एक साथ? देखिए, अब ये बारे में तो रामगोपाल जी ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये है, इतना जरूर है, हर बड़ी आपकी भूपेश के अलावा रामगोपाल के लिए भी हमदर्दी दिख रही है, आप बार बार बचाते दिख रहे हो। देखिए क्या है कि रामगोपाल जी को आप जानते भी होंगे। हाँ। बहुत नज़दीक से। हाँ। सबसे पुराना गौशाला और सबसे अच्छा गौशाला उनका परिवार के चलते धमतरी में जो आपका ये तो नहीं कहना है कि 52 करोड़ रुपया गौशाला में लगा दिए होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं ये कह रहा। मेरा कहने का आशय दूसरा है। हाँ। लेकिन कोषाध्यक्ष बनने के बाद, सरकार बनने के बाद, अच्छा, विपरीत परिस्थितियों में मैं उनके पहले की बात बता दूं, बहुत पैसे ला के कार्यक्रमों के लिए सरकार नहीं बनी थी, तो उन्होंने जुगाड़ करते थे। तो जुगाड़ करना एक बार किसी ने मुझको बताया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी यहाँ पे, कांग्रेस 15 साल के विपक्ष में थी और रामगोपाल अग्रवाल पार्टी के कोषाध्यक्ष थे उस समय। विपक्षी पार्टी का कोषाध्यक्ष क्या होता है, इधर उधर से कर्जा लेके काम चलाना पड़ता है। कोई राहुल गांधी का या किसी का कोई आम सभा अगर कुछ हुई थी यहाँ पे, मुझको लोगों ने बतलाया कि उसमें बीजेपी से पैसा लेके उन्होंने सभा की थी। ऐसी चर्चा थी कि उस समय एकदम पैसा नहीं था। हाँ, तो बीजेपी से लोन लिया था उन्होंने आयोजन करने के लिए। लोन कोई लिया था, पैसा खाया नहीं था बीजेपी से, लोन लिया था। लेकिन रामगोपाल अग्रवाल ने बीजेपी से पैसा लेके उधार और कांग्रेस की राहुल गांधी की आम सभा करवाई थी। ठीक है ये जानकारी? बिल्कुल सही। आप भी सुने हैं क्या? ऐसा मालूम है, मेरे को राशि भी मालूम है कितनी थी। तो इसमें अब उस दिक्कत ये हुई, सरकार बनने के बाद वो खुद ही उस चेयरमैन बने नागरिक आपूर्ति निगम के, जिस बिजनेस से उनका परिवार जुड़ा हुआ है। हाँ। एक हितों के टकराव का बड़ा मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। और इसके अलावा बड़े डील्स जो हुए, जैसे डील, तो उसमें उनका नाम आते रहा, उसमें नाम आते रहा। और जो खदानों की नीलामी जब हो रही थी तो मुझको ये पता लगा कि खनिज विभाग के जो अधिकारी जिनकी पहुंच थी कंप्यूटर कोड तक, जो देख सकते थे कि कौन सी पार्टी, कौन सा उद्योगपति किस लोहा खदान के लिए कितने की बोली लगा रहा है, तो रामगोपाल उसके साथ बैठ के देख रहे थे उस अफसर के साथ, और दूसरे अफसर फोन करके उन उद्योगपतियों को बोल रहे थे कि आप इसमें क्यों बोली बढ़ा रहे हो, इसमें सरकार उसको देना चाहती है। कुछ ऐसा सुने थे आप? जी, ये सारी बातें आ चुकी है ईडी के पास। अभी राइस मिलरों ने भी कहा हुआ है, अलग अलग बयान दिए हैं कि फलाना इतना पैसा जाता था रामगोपाल जी को। अब रामगोपाल जी तो है नहीं है, ऐसा मत बोलो कि नहीं है भाई। मेरे कहने मतलब फरार है, लंबी उम्र ईडी के सामने अभी हाजिर नहीं हुए हैं। ईडी के सामने नहीं है, बाकी हैं तो सही। जिसके पास इतना पैसा रहेगा वो बहुत समय, 100-200 साल तक रह सकते हैं। वो रहें, वो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। दिग्विजय सिंह जब रायपुर आए थे तो रामगोपाल जी के घर पे एक बार मैंने भी नाश्ता किया था। दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी मुझसे वहाँ मिलना चाहते थे तो गया था मैं। तो उस दिन मैंने भी नाश्ता किया था। थोड़ा सा नमक बाकी है, इसलिए मैं कोई उनके बारे में अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सामान्य उत्सुकता की बात है। जो लोग देख रहे होंगे बातचीत आपकी और मेरी, उनके मन में उत्सुकता होगी कि क्या हमको पता है क्या रामगोपाल कहाँ चले गए, आसमान खा गया कि जमीन निगल गई, इस तरह का बोलते हैं ना, कहाँ रह गए ऐसा। तो कुल मिला के अपन ये बात करें कि ये लोकसभा चुनाव में हार को लेके जो रिपोर्ट आने वाली है, आपको क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव के हार की वजहों को भी कहीं छुएगी क्या किनारे से? देखिए, शुरुआत वहीं से हुई है। कमेटी ने, लोगों ने जहाँ जहाँ गई है, पहले विधानसभा चुनाव में हार को लेके बात हुई है। कई प्रत्याशी हारे हुए मिले थे, विधानसभा वाले भी। वो भी मिले थे, अपनी बातें रखे थे। और तो जाहिर है कि ये सिर्फ ये मिले थे क्या?
मोहन मरकाम तो अभी भी मिले हैं, आज मिलने वालों में मोहन मिले हैं। मरकाम भी, और शैलेश पांडे शैलेश पांडे सभी मिले हैं, और ताम्रध्वज भी मिले। ताम्रध्वज तो अलग अलग और 2-3 बार मिल दीपक चुके बैज हैं। भी हारे थे ना विधानसभा, जी, वो। ये और टी.एस. सिंहदेव भी मिले हैं क्या? वो मिले, भी विधानसभा बिल्कुल, हारे थे। बिल्कुल। चरणदास महंत भी मिले हैं क्या, जो हारते हारते रह गए देखिए थे? पहले वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी वो विदेश में हैं, हाँ, तो हो सकता है कि आज हम उनकी मुलाकात हो जाए। आज 3 बजे करीब आने वाले हैं, दिल्ली पहुंचेंगे वो, तो हो सकता है कि रात तक मिल जाए, मुलाकात हो जाए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2-3 दिन में ये जांच पूरी हो जाएगी जी, और मोइली कमेटी जो है ये जमीन का सीना फाड़कर सत्य को निकाल लेगी, सत्य को पार्टी के सामने रख देगी, पार्टी उस सत्य के ऊपर कार्रवाई कर लेगी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं अपन। अब कहा जा सकता है कि क्या कार्रवाई करेगी ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोल रहे थे, मैं उसको समझना चाहता हूँ जी, कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल का भविष्य जो है जी, वो राष्ट्रीय स्तर पर या पार्टी संगठन में ऐसा देखे, ऐसे इस तरह की कुछ बात आपने कही थी। जी। देखिए मुझे जो ऐसा संकेत मिल रहा है, जो मेरी दिल्ली कुछ नेताओं से बात हो रही है, अलग अलग लोगों से, हाँ, कि इनको कोई बड़ी जवाबदारी मिल सकती है हाँ, एआईसीसी में। हाँ, प्रदेश स्तर पे ना करके उनको राष्ट्रीय स्तर पे हाँ, महासचिव जैसे कोई जिम्मेदार कोई पदाधिकारी बनाया जा सकता है। हाँ, उसकी वजह भी है कि भूपेश मुखर हैं, हाँ, पिछड़ा वर्ग का चेहरा है, हाँ, और आपको याद होगा यूपी और जहाँ जहाँ चुनाव हुए, हाँ, जब मुख्यमंत्री थे असम, तो असम, उत्तर प्रदेश, यूपी, हिमाचल, हाँ, तो यहाँ सब में वो उन्होंने हर स्तर पे उन्होंने भागीदारी निभाई है। हाँ। तो इनका उपयोग करेगी ऐसा मुझे लग रहा है। एक दूसरी बात बतलाओ आप, ऐसा इसलिए तो पार्टी नहीं सोच रही है कि भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में रहते हुए जी, उनकी वट वृक्ष जैसी जो छाया बन गई है, जी, कांग्रेस पार्टी भूपेश के बिना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जी, भले वो लोकसभा हार गए हों। जी, भूपेश बघेल ही कांग्रेस पार्टी है यहाँ छत्तीसगढ़ में, जी। और भूपेश बघेल ही ईडी, आईटी, एसीबी, सीबीआई इन सब का मुख्य निशाना भी हैं छत्तीसगढ़ में। जी, अकेले कांग्रेस नेता हैं जिनके ऊपर चारों तरफ से बोफोर्स तनी हुई है, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जांच एजेंसी की तोपें तनी हुई है भूपेश बघेल पे। ऐसा हो सकता है क्या कि भूपेश बघेल जब तक छत्तीसगढ़ में राजनीति करेंगे कांग्रेस की, जी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, वो तो विधायक हैं, निर्वाचित करेंगे ही, लेकिन जब तक वो सबसे बड़े नेता की तरह यहाँ उनका दबदबा कायम रहेगा, जी, तब तक छत्तीसगढ़ में भाजपा को एक बड़ा आसान निशाना मिला हुआ रहेगा जी, कि इस निशाने पे सवेरे शाम उठ के 4-4 गोली चलाओ। जी, तो एक मिला हुआ है, जैसे एक पुतला खड़ा कर देते हैं उसके ऊपर गोली चलाओ। जी, अलग अलग पुतले खड़े करते हैं, कई लोग तो गांधी का पुतला खड़ा करके उस पर गोली चलाते हैं, आपने देखा होगा। जी, भगवा कपड़ों में कोई जी, साध्वी है क्या है, गांधी पे गोली चलाती है, फोटो पे अब रह नहीं गए इसलिए, जी, रहते तो भी अभी चला देते। जी, तो क्या भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से दिल्ली जी, ले जाना, जी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी छाया इतनी बड़ी है जी, कि उनके जैसे वट वृक्ष की छाया में जी, दीपक बैज जैसा घास जो है वो पनप नहीं पा रहा है, जी, इसलिए भूपेश को दिल्ली ले जाओ ताकि कांग्रेस यहाँ पे एक भूपेश रहित कांग्रेस यहाँ पे पनप सके। जी। देखिए एकदम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या हुआ है पिछले 5 साल जब वो मुख्यमंत्री रहे, हाँ, आप प्रदेश अध्यक्ष थे और उस समय नेता प्रतिपक्ष थे टी.एस. सिंहदेव, हाँ, तो जय वीरों की जोड़ी चलती थी। हाँ, सबका अपना अपना क्षेत्र में प्रभाव था। चरणदास जी को फ्री हैंड था, ताम्रध्वज जी को अपने अपने इलाके में फ्री हैंड था। हाँ। मतलब सामूहिक नेतृत्व तो उसी समय नजर उसी आया समय था, न उसके पहले न उसके बाद। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद, खास करके मोहन मरकाम को हटने के बाद, हाँ, सत्ता और संगठन भूपेश बघेल के हाथ में पूरी तरह चले गए। प्रदेश प्रभारी की भी कोई बहुत ज्यादा बकत नहीं रह गई थी, नहीं, शैलजा जी की। अब
इनका परिणाम हाईकमान इस चीज़ को देख रहा है कि इसका परिणाम भी दे दिए हैं। आकार सबसे बड़ी चीज़ ये है, कांग्रेस के भीतर एक बड़ा नेता मौजूद है, ऐसा नेता चरणदास महंत, हाँ, जो 1980 में पहली बार विधायक बने। बिल्कुल। ठीक, उस समय ये छात्र राजनीति में भी नहीं रहे होंगे, हाँ। स्कूल या कॉलेज में आ चुके थे शायद, हाँ। फर्स्ट ईयर वगैरह हाँ। रहे होंगे। तो मतलब कुल मिला के इतने सीनियर हैं। नहीं, और दूसरा वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। हाँ, जांजगीर जैसी कठिन सीट, हाँ। जिसके बारे में बता दूं, लगातार 2 बार कोई भी सांसद नहीं रहे, रहे। अकेले चरणदास महंत को छोड़ते। इतने सुनामी में भी अपनी पत्नी को पहले 2019 में जिताए, हाँ। और इस बार अकेली सीट विपरीत परिस्थितियों में जिताए। हाँ, तो अब मुझे ऐसा नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी वजह यही थी। न सिर्फ वो, विधानसभा में उनके 8 सीट उनके प्रभाव से बिल्कुल। जांजगीर पूरा का पूरा संसदीय सीट में भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं है। वहाँ पे एक तालाब में एक कमल नहीं खिला। दूसरी चीज़ ये है, तो इनको नज़रअंदाज करना या इनको साथ ले, इनको नज़रअंदाज करके और किसी को एक नया मोर्चा खोलना, ये मुझे लगता है कि हाईकमान इससे बचेगी। जो अभी दूसरा, टीएस सिंहदेव की नाराजगी उपेक्षित करके वो देख चुकी है कि सरगुजा पूरा साफ हो चुका है। सरगुजा साफ हो, जबकि उन्होंने डैमेज नहीं किया था। डैमेज नहीं किया। मैं आपको बता दूं, 2003 में भी वो स्थिति नहीं थी। 2003 में भी उनकी थोड़ी बहुत राय, मतलब उस समय अजीत जोगी ने मानी थी। हाँ। कि उनके कहने पे प्रोफेसर गोपाल राम की टिकट कटी थी। और तो और भाजपा से एक विधायक आए थे, डॉक्टर सोहन लाल, उनकी भी टिकट काटनी पड़ी थी सिंहदेव की नाराजगी के करिए कि आप स्थानीय कांग्रेसी को दो, अभी आए उनको क्यों दे रहे हो। तो कुल मिला के बात मैं ये कह रहा हूँ, अब इस बार पूरी तरह उपेक्षित करके वो कांग्रेस उसको भुगत चुकी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सब मोहन मरकाम, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, दीपक बैज इसको महत्व देना चाहती है और थोड़ा सा मजबूत करना चाहती है, और इनकी भी उपयोगिता बनाए रखना चाहती है भूपेश बघेल की। एक बात बतलाइए जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आज ऐसी स्थिति हो गई है क्या कि एक तरफ भूपेश और एक तरफ बाकी सब? जी, तकरीबन वैसी स्थिति दिखती है। वहाँ कुछ हद तक जोगी जी के समय वो जो स्थिति बनती थी, जोगी समर्थक और विरोधी, कुछ हद तक भूपेश समर्थक और विरोधी जैसी स्थिति दिखती है। हालांकि भूपेश बघेल जोगी जी जैसा ताकतवर भी नहीं है, उनका अपना कोई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उनको जमीन तो थोड़ी सी घिटी है। तो इसके साख पर बट्टा वो लगा भी है। विधानसभा में भी उनकी लीड कम हुई, 10,000 लीड कम हुई है। तो फिर भी, लेकिन उपयोगिता तो है। और 5 साल उनको फ्री हैंड मिला था अकेले सरकार संगठन सब चलाने के लिए जी। और उसके बाद ये पार्टी जो है हाथ में आई हुई जी। सरकार को खो बैठी थी। जी। आपको ध्यान है ना कि विधानसभा चुनाव के पहले जी। शायद 8 में से 7 सर्वे जी। और शायद 6 में से 6 या 7 में से 7 एग्जिट पोल जी। सब कुछ बतला रहे थे कि कांग्रेस लौट रही है। जी। फिर भी नहीं लौटी। जी। तो इस बात को लेके कुछ लोगों का ये अंदाज है कि रायपुर से सेबोटेज किया गया था 1 दर्जन सीटों पे। जी। 1 दर्जन सीटों पे हरवाया गया था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस नेताओं द्वारा कांग्रेस के कैंडिडेट्स को। जी। इस तरह की बात आपको लगता है इस कमेटी के सामने किसी ने बोलने की हिम्मत की होगी? बहुत सारे की हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही ये बात कही है। शैलेश पांडे जैसे लोग शैलेश कुछ पांडे पहुंचे ने वहाँ? कही है, ताम्रध्वज जी ने अपनी बातें कही है, धनेन्द्र साहू जी, मोहन मरकाम, ये सत्यनारायण शर्मा का बेटा, जिसके बारे में कहा जाता था पंकज शर्मा के बारे में कि रायपुर जिले में अगर 1 सीट जीतेगी कांग्रेस तो वो पंकज शर्मा जीतेंगे। याद है आपको? बिल्कुल। हाँ जी। खुद बीजेपी हक्का बक्का थी ये कैसे हम जीत गए पंकज शर्मा से। जी। तो आपको लगता है किसी ने शिकायत की होगी कांग्रेस की इस जांच कमेटी के सामने की हमको हरवाया गया है? जी, इस तरह की शिकायतें लिखित में भी हुई है, मौखिक भी हुई है, अलग अलग सभी प्रदेशों से, सभी अलग अलग इलाकों से
हुई है। ये कमेटी में दो ही लोग दिख रहे हैं मुझको, एक मोइली, एक हरीश चौधरी जी। आपको लगता है इसमें से कोई हिम्मत वाले हैं जो ऐसी बातों को लिख सकें रिपोर्ट में? देखिए, दोनों हिम्मत वाले हैं। आप मोइली तो सक्रिय राजनीति से अलग हैं। हाँ। चुनावी राजनीति से सक्रिय नहीं, लेकिन वो बड़े मजबूत नेता हैं। हाँ। कर्नाटक जैसे उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हाँ। संगठन में अलग अलग पदों पे रहे हैं। हाँ। और सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करने वाले नेता हैं। उनको भेजा भी इसीलिए गया है। हाँ। मोइली कमेटी का आना ही हाँ। ये बात को ये देता है कि किस दिशा में ले जाया जाए। इनसे दिल्ली वगैरह में जाके सूर्यकांत तिवारी मिले तो नहीं होंगे अलग से? सूर्यकांत जी अभी जेल में हैं। अच्छा, बीच में कोई पैरोल वगैरह ऐसा नहीं हुआ कि जाके मोइली से मिल लें वहाँ, ऐसा नहीं हो पाया है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बातचीत हुई। शशांक, मुझको कांग्रेस की राजनीति की जानकारी बहुत कम रहती है, इसलिए मैं आपसे खोद के समझना चाह रहा था इसको। आपको हमारी ये बातचीत अगर अच्छी और बातचीत भी नहीं है, ये तो मेरे तो केवल सवाल, जिज्ञासा और उत्सुकता, बाकी तो शशांक के जवाब थे, वो ज़्यादा जानते हैं कांग्रेस की राजनीति को। अगर अच्छा लगा होगा आपको तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा हमारी बातों के ऊपर, अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी हैं। शशांक का कांग्रेस के कुछ लोगों से कुछ सद्भावना अगर होगी, भूपेश बघेल के बारे में वो नरमी से बात कर रहे हैं, राम गोपाल के बारे में भी वो मेरे जितने आक्रामक नहीं है। हम दोनों का तेवर अलग है, मिजाज अलग है। मैं थोड़ा एंग्री यंग मैन किस्म के तेवर हैं, शशांक थोड़ा धैर्य वाले व्यक्ति हैं, तो आप उसको बुरा मत मानिएगा, हम लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। आप इसको लिंक को भेजिएगा, कांग्रेस के, भाजपा के, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले आपके जो लोग होंगे उनको लिंक भेजिएगा, हो सकता है उनको भी ये बातचीत अच्छी लगे। दूसरा ये है कि राजनीति से परे राजनीति तो चलते ही रहती है। इससे परे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, इसमें से कुछ भी खाने पीने का शौक़ अगर आप रखते हैं उसको छोड़ दीजिए। आपको इन चीज़ों को खाने का जितना शौक़ है उससे ज़्यादा शौक़ कैंसर को, ऐसे शौकीन लोगों को खाने का है। बहुत बुरी तरह से चबाता है कैंसर, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। गाल कट जाते हैं, पूरा जबड़ा निकल जाता है, कई तरह से फेफड़े छलनी हो जाते हैं, बहुत बुरी मौत होती है कैंसर से। और छत्तीसगढ़ में तंबाकू से होने वाले कैंसर, कुल कैंसर मरीजों के 24% तो मुंह के कैंसर हैं जो एकदम तंबाकू से जुड़े हुए हैं। फेफड़े, गले के कैंसर अलग हैं। थोड़ा अपने परिवार पे रहम कीजिए। आप सरकारी खर्च पे भी इलाज पाते हैं, सरकार पे रहम कीजिए। गरीबों का ही पैसा खर्च होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। छोड़ दीजिए इस शौक़ को, इस लत को। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ लंबी ज़िंदगी जिए। मत करिए तम्बाकू वगैरह का खेल, जानलेवा है। फिर मिलेंगे।